रैंकर्स पाठशाला यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। तो इस वीडियो सीरीज़ में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जो परीक्षा संपन्न कराई जाती है, जिस परीक्षा में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सामान्य अध्ययन के प्रश्नों में ही कुछ भूगोल के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भूगोल के प्रश्नों को ही इस वीडियो के माध्यम से जो है कवर कराया जा रहा है। तो अभी तक हमने इस संबंध में 2 वीडियो बना दिया है, आज ये तीसरा वीडियो है। अभी तक जो है अगर आप पहले के 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी के 2 वीडियोज़ देख सकते हैं। तो अब बाकी के जो 2 वीडियो हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर कराया गया है मैं एक बार उसको बता देता हूं आपको। तो पहले के जो 2 वीडियो बनाए गए हैं उसमें खास करके ये भौगोलिक स्थिति के बारे में जो तथ्य था, जो प्रश्न पूछा गया है आयोग द्वारा, उसको कवर कराया गया है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो है अगला टॉपिक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित कुछ प्रश्न जो आए हैं परीक्षा में, उसको भी कवर करा दिया गया है। इसके साथ सीमावर्ती देश, अन्य तथ्य, उसके बाद पर्वतीय एवं पठारी एवं मैदानी क्षेत्रों से संबंधित जो प्रश्न आयोग द्वारा पूछा गया है उसको भी इसके पूर्व के वीडियो में कवर करा दिया गया है। साथ ही साथ अपवाह तंत्रों का भी अध्ययन कराया गया है। उसके बाद जो दूसरा वीडियो बनाया गया था उसको हम लोग ने यहाँ तटीय भाग एवं द्वीप समूह से स्टार्ट किया था। तो प्रमुख घाटियाँ, प्रपात, झीलें, ये सब जो है आपको दूसरे वीडियो में ये सब प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जो है हम लोग इस जो वीडियो सीरीज़ चलाई जा रही है इसकी तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो तीसरा पार्ट जो है यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में यहाँ तक जो है हम लोग ने कवर कर दिया था, यहाँ तक कवर हो चुका है। आज यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 1 से संबंधित जो पहला प्रश्न पूछा गया है आयोग द्वारा, अधिकतर रेगिस्तान पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं, इसका क्या कारण है? तो क्या कारण है? रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं, इसलिए जो है रेगिस्तानी पौधे रात में पुष्पित होते हैं। अब क्या करेगा, रेगिस्तानी जो कीड़े होते हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए जो है रेगिस्तान के कीड़े रात में सक्रिय होते हैं। सक्रिय होने के साथ ही ये फूलों के पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। और ये जो है प्रश्न आपका यूपी पीसीएस जीडीसी की जो परीक्षा हुई 2021 में उसमें पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र कौन सा है? मालाबार तट। मालाबार तट ये भारत के पश्चिमी जो तट है उसको हम लोग मालाबार तट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है, तो कौन सा? मिजोरम राज्य। अगला प्रश्न है, सदाबहार वन पाया जाता है। सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट में। भारत का वह राज्य जहाँ सागवन का वन पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आया है वन से संबंधित परीक्षा में, वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, कौन सा है? पूर्वी दक्कन। वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवाद माना गया है, कौन सा? यूकेलिप्टिस। राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रहने का लक्ष्य है? कितना? 1/3 भाग को वन क्षेत्र के अंतर्गत एक टारगेट रखा गया है वन नीति के अंतर्गत। राज्य समूहों जिनमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित हैं, तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड में क्या है? 75% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल है कितना? भारत के वृक्ष आच्छादन क्षेत्र 2.91%, वृक्ष सहित वन का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? 24.62%। अभी जो नया आंकड़ा आया है वन सर्वेक्षण का उसमें आप देख लीजिए ये सारे डाटा चेंज हुए हैं। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती है? इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में नीलगिरी मेघ बकरियां पाई जाती हैं। वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है, तो कौन सा देश है ऐसा? भूटान। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है कितना? 12%। वह राज्य जिसका 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है, अरुणाचल प्रदेश। सागौन तथा साल उत्पाद हैं। सागौन और साल कहाँ इसका उत्पादन होता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन में। भारत का वह राज्य अथवा संघ क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है, कहाँ पर? मिजोरम में। भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं मैंग्रोव वन? डेल्टा, गंगा डेल्टा में।
वह राज्य जिसमें वनाच्छादित भूमि का अधिकतम प्रतिशत मिलता है अरुणाचल प्रदेश। वह राज्य जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा आया है परीक्षा में इससे संबंधित। अगला जो है प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे गए, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। प्राकृतिक खतरों के से मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना होती है किसकी? अकाल और बाढ़ से। भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला जोन ऑफ हाई सिस्मिक इंटेंसिटी में नहीं आता। कौन नहीं आता? कर्नाटक का पठार। और ये जो है प्रश्न यूपी पीसीएस प्री जीएस का में पूछा गया 2006 में। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंपी ग्रहणशील है जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया का। भारत को भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? कुल चार भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई। कब तक नहीं देखी जाती? 50 वर्षों तक। अगर कोई प्रजाति 50 वर्षों तक अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई तो उसको विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है बिहार। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आने वाला राज्य कौन सा है? कहाँ पर आता है? उड़ीसा में। इस प्रकार जो है प्राकृतिक आपदाओं से आयोग द्वारा इतना प्रश्न पूछा गया है अब तक। अगला जो है खंड, चट्टान या सैल एवं मृदा से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो चट्टानों से जो है पूछा गया प्रश्न, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। सूची 1 में कुछ मिट्टियों के नाम दे दिया गया है, मिट्टी के प्रकार के, और दूसरा ये मिट्टियाँ जो है इसका विस्तार भारत के किस राज्य में विस्तार है इनका, ये दिया हुआ है। तो जैसे जलोढ़ मिट्टी का इसका विस्तार कहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। काली मिट्टी महाराष्ट्र, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश और मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान राज्य में इसका विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है। तो भारत की नवीनतम चट्टान प्रणाली गोंडवाना चट्टान प्रणाली को माना जाता है। पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका है। कहाँ खिसका है? उत्तर की ओर खिसका है। अगला जो प्रश्न है इससे संबंधित देखते हैं। मृदा से संबंधित है। तो मृदा से जो संबंधित होता है उसको कहा जाता है एडेफिक। बैसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होने वाली काली मिट्टी है। तो बैसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण जो मिट्टी का निर्माण होता है इसको हम लोग रेगुर मिट्टी कहते हैं। रेगुर मिट्टी अथवा काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। शैल तंत्रों में भारत के कोयला निक्षेपों डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है। तो कौन स्रोत है प्रमुख? गोंडवाना तंत्र। भारत में निम्न शैल तंत्रों में लौह ऐश के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं। तो लौह ऐश के प्रमुख जमाव कहाँ पाए जाते हैं? किस चट्टानों में? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, धारवाड़ तंत्र में। प्रायद्वीपीय भारत हिम युगों में से वह युग में जिसमें हिमानीकृत हुआ। तो किसमें हिमानीकृत हुआ? प्लीस्टोसीन हिम युग में। विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है। तो विंध्य शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? चूना पत्थर। शैल का कायांतरित तुल्यमान रूप है। तो शैल का कायांतरित तुल्यमान शिष्ट को कहा जाता है। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र, धारवाड़ को भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र माना जाता है। भारत की धारवाड़ चट्टानों की विशेषता है। तो क्या इन चट्टानों की क्या विशेषता है? अत्यंत रूपांतरित होती हैं और खनिज पदार्थों से युक्त हैं। तो इतना प्रश्न जो है इस खंड से संबंधित आयोग द्वारा पूछा गया है। अगला जो खंड है वो काली मिट्टी से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आयोग द्वारा पूछा गया है, इसको भी देख लिया जाए। तो काली मिट्टी से जो संबंधित पहला प्रश्न पूछा गया है, काली मिट्टी को जाना जाता है, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगुर के नाम से जाना जाता है। वह मृदा जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक कर रखती है। तो ये किसकी विशेषता है? काली मिट्टी अर्थात रेगुर मिट्टी की विशेषता है। काली कपास मिट्टी जानी जाती है किस नाम से जानी जाती है? रेगुर के नाम से। स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है किसको? कपास की काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी की ये खासियत होती है कि अगर ये जब सूखती हैं तो इसमें इन क्षेत्रों में बड़े बड़े दरारें पड़ जाती हैं। तो ऐसा आपको प्रतीत होगा जैसे खेत को जोता गया है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्वतः कृषि मिट्टी। तो इतना जो है प्रश्न काली मिट्टी से संबंधित आयोग द्वारा पूछा गया है। अगली जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं? अब जैसे सूची 1 और सूची 2 दे दिया गया है। सूची 1 में कुछ मिट्टियों के नाम दिया गया है जबकि सूची 2 में राज्यों से संबंधित। तो जलोढ़ मिट्टी के संबंध कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। काली मिट्टी का संबंध महाराष्ट्र। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक? केरल और असम राज्य में।
और लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में। वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है, तो मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र चंबल घाटी। चंबल घाटी मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है कौन सी? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। बढ़ते हैं, अगला खंड है लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए? लैटराइट मिट्टी मिलती है, तो लैटराइट मिट्टी अर्थात लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये जो है महाराष्ट्र में। लवड़ी एवं क्षारीय मृदा से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं? तो लावा मिट्टी पाई जाती है, तो लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मालवा के पठार में। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र है, तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र किस राज्य में विस्तारित है? उत्तर प्रदेश में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। अगर क्षारीय मृदा की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, और लवणीय मृदा की बात करेंगे तो गुजरात राज्य। वह मिट्टी जिसका जिप्सम द्वारा कृषि के लिए उपयोगी माना जाता है, तो किसका उपयोग? क्षारीय मिट्टी को सुधार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का। पर्वतीय मृदा एवं अन्य तथ्य से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए? भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म युग की सर्वाधिक कमी है वह है, तो भारतीय मृदा में सर्वाधिक कमी किसकी है? जस्ता की। भारत का वह क्षेत्र जहां मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है, तो कहां पर? शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। ह्यूमस उदाहरण है, तो ह्यूमस किसका उदाहरण है? जैविक कोलॉइड का। अगला जो है खंड सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित है, तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है, तो गोंडवाना संस्तरों में प्राकृतिक गैस की बहुलता है। घाट प्रभा नहर परियोजना स्थित है, तो घाट प्रभा नहर परियोजना कहाँ स्थित है? किस राज्य में? कर्नाटक में। उकाई नहर परियोजना स्थित है कहाँ? गुजरात में। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र। तुलबुल परियोजना झेलम। बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। अगला जो प्रश्न है इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। सूची 1 में कुछ परियोजनाओं के नाम, जबकि सूची 2 में इन परियोजनाओं का संबंध किस नदी से ही ये दिया हुआ था। तो उकाई किस नदी से संबंधित है? तापी नदी से। जायकवाड़ी गोदावरी नदी से संबंधित है। खड़कवासला परियोजना मूथा नदी से संबंधित है। और मयूराक्षी जो है परियोजना अम्बी नदी अर्थात मयूराक्षी नदी से संबंधित है। अगला जो है प्रश्न इससे संबंधित देखते हैं हम लोग। तो चेरुथानी बांध अवस्थित है, तो चेरुथानी बांध कहाँ अवस्थित है? तो चेरुथानी बांध जो है पेरियार नदी पर। मालपुजा बांध अवस्थित है मालपुजा नदी पर। कोटेश्वर बांध अवस्थित है भागीरथी नदी पर। वह राज्य जहाँ सुएल नदी परियोजना चल रही है, तो किस राज्य में चल रही है? हिमाचल प्रदेश में। भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध है, तो भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? टिहरी। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है, तो बेतवा नदी पर राजघाट बांध बनाया गया है। दामोदर नदी से निकलने वाली नहर को एडन नहर के नाम से जाना जाता है। वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया जा रहा है, तो ये अभी तो निर्मित है, तो टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? कुल 4 राज्य हैं। 4 राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये सारे राज्य जो हैं सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित हैं। अगला प्रश्न जो है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो कृष्णा नदी पर अवस्थित है। भारत का वह राज्य जहां नागार्जुन सागर परियोजना है, नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य की है? आंध्र प्रदेश। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, तो कल्पसर परियोजना किस राज्य की है? गुजरात। वह नदी घाटी परियोजनाओं में जिसका लाभ 1 से अधिक राज्य को प्राप्त है, कौन सी ऐसी परियोजना है? चंबल घाटी परियोजना। और इसका लाभ किसको किसको मिल रहा है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना किन किन राज्यों में इसका लाभ है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और ये किस नदी पर निर्मित की गई है? बेतवा नदी पर। भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, तो कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रणजीत सागर बांध अवस्थित है, तो रणजीत सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? रावी नदी पर। रावी नदी। तुलबुल परियोजना का संबंध है, तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम नदी से। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया, किसने प्रस्तावित किया? दिनसाजे दस्तूर ने। वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का संयुक्त कार्य है, कौन सी ऐसी परियोजना है? तेलुगु गंगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरके बैराज। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है, कहाँ इसका सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है? सरयू पार मैदान में।
राजस्थान अर्थात इंदिरा नहर निकलती है कहाँ से? सतलज नदी से। रोंगटांग जल विद्युत परियोजना, तो रोंगटांग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है किस नदी पर? कावेरी पर बनाई गई है और किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। उन दो राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो किसाऊ बांध परियोजना किन किन राज्यों में इसका लाभ है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। बगलिहार परियोजना अवस्थित है किस नदी पर? बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर अवस्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल राज्य की। व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करने वाली नदी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये जो प्रश्न यूपी PCS RO जो प्री की परीक्षा 2013 में हुई थी उसमें पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। तो सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है। तो फरक्का बैराज का निर्माण हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। बकिंघम नहर का मुख्य कार्य है। बकिंघम नहर का मुख्य कार्य क्या है? सिंचाई तथा नौकायान। और ये इसका निर्माण कहाँ किया गया है? कोरोमंडल तट पर। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि क्या होता है? क्यों इसका विरोध किया जाता है? प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना भाखड़ा नंगल। इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत है। तो इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत कौन सी नदियां हैं? सतलज और ब्यास। रुद्र सागर विकास परियोजना जिसकी स्वीकृति योजना आयोग ने 2012 में दी थी। तो रुद्र सागर झील भी है, रुद्र सागर झील, और इसी झील पर जो है रुद्र सागर विकास योजना निर्मित की गई है। किस राज्य में? त्रिपुरा में। जवाहर सागर बांध स्थित है। जवाहर सागर बांध कहाँ स्थित है? किस राज्य में? राजस्थान में। और नदी चंबल नदी पर। चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध राजस्थान में अवस्थित है। अगला प्रश्न जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। सूची 1 में कुछ परियोजनाओं का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में ये किस राज्य में अवस्थित है वो दिया है। तो इसी प्रकार जो है मेट्टूर बांध किस राज्य में है? तमिलनाडु में। हीराकुंड बांध किस राज्य का है? उड़ीसा। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश। और कृष्णराज बांध कर्नाटक। तो इतना प्रश्न जो है इस खंड से संबंधित था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो खंड है वो खनिज संसाधन से संबंधित है। खनिज संसाधनों से संबंधित, तो खनिज संसाधनों से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं आयोग की परीक्षा में पूछा गया है, तो उसको जो है हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। ये तीसरा पार्ट है इस वीडियो सीरीज़ का। तो चौथे पार्ट में हम लोग यहाँ खनिज संसाधन से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं चौथे पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।